meet up the standard, especially standard, whatever you are doing, your characters are doing, and the background which you are showing, it's not meeting the standard what your characters are speaking. It means your character is having objective correlation. इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन. ये कब आता है, इसका मसला कब आता है? इट कम्स व्हेन कैरेक्टर इज स्पीकिंग समथिंग बट फीलिंग समथिंग एल्स, व्हेन कैरेक्टर इज टॉकिंग समथिंग एल्स बट बैकग्राउंड इज समथिंग एल्स. कैरेक्टर कुछ कह रहा है, बैकग्राउंड कुछ कह रहा है. इसको कहते हैं कोरिलेशन नहीं है कैरेक्टर और बैकग्राउंड में. समझ आ गई ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन क्या होता है? जॉनसन के बारे में अगर बात की जाए, जॉनसन जो है 18 सितंबर 1709 में पैदा हुए हैं और 13 दिसंबर 1784 में जॉनसन की डेथ हुई है. ऑफन रेफर टू डॉक्टर जॉनसन और अब्राहम कोले की बायोग्राफी लिखी है. डॉक्टर जॉनसन के बारे में कहा जाता है कि वो बायोग्राफर था, पोएट था, ड्रामेटिस्ट था और उसके साथ साथ लेक्सिकोग्राफर था. उसने डिक्शनरी लिखी और वो बड़ी प्रोमिनेंट है. फ्रेंच डिक्शनरी उस वक्त मौजूद थी और बहुत सारे बुक सेलर इसके पास आए, यू शुड राइट डिक्शनरी, एंड दे पेड हिम एंड ही स्टार्टेड राइटिंग डिक्शनरी. अगर देखा जाए डॉक्टर जॉनसन को देखा जाए तो वो ये बहुत गरीब था. इवन कि इसके पेम्ब्रूक कॉलेज में ये पढ़ते थे और इनके पास पैसे नहीं थे कि वो फ़ी अदा करें, तो उसे कॉलेज भी छोड़ना पड़ा. यहाँ से फिर अल्टीमेटली ट्रैवल करके लंदन जाते हैं. वहाँ इसका प्रोफेशन जो है वो बड़े प्रोफेशनल बनते हैं और इसका प्रोफेशन स्पेशली पोइट्री ड्रामा में बहुत फ्लॉरिश करता है. फादर जो था वो बुक सेलर था और इंतहाई गरीब शख्स था. लेट 18th सेंचुरी को हमारे राइटर जॉनसन ने डोमिनेट किया है. इसका ये बड़ा लिटरेरी और बड़ा टॉप का फिगर है. ये टॉप के फिगर हैं स्पेशली लेट 18th सेंचुरी के. लेट 18th सेंचुरी को डोमिनेट किया है डॉक्टर जॉनसन ने. डॉक्टर जॉनसन ने अब्राहम कोले की बायोग्राफी भी लिखी है. अब्राहम कोले एक मेटाफिजिकल पोएट था और मेटाफिजिकल पोएट के बारे में वो कहता है कि ये कंसीट को यूज़ करते हैं और ये फार-फेच्ड इमेजेस को लाते हैं जिससे कंपैरिजन जो है वो अच्छा नहीं रहता. पुअर था, फादर बुक सेलर था और इसका जो करैक्टर है या इसका जो मतलब इसका प्रोफेशन जो है वो ज़्यादा फ्लोरिश करता है लंदन में जब ये जाता है और वहाँ इसके फ्रेंड जो हैं इसे ऑफर करते हैं कि वो वर्क करे और वो उसकी हेल्प करेंगे. पेम्ब्रूक कॉलेज में ये पढ़ता था, इसको स्टडी भी छोड़नी पड़ी. मैरिड टू द विडो एलिजाबेथ से शादी करता है, उसके साथ बुक सेलर का कारोबार करता है लेकिन वो बुरी तरह फेल होता है. लेट 18th सेंचुरी एंड स्पेंट लाइफ इन पॉवर्टी एंड वर्क एज अटेंडेंट. इसने बहुत सी छोटी छोटी जॉब भी की. 1709 में पैदा हुआ है और 1784 में जॉनसन की डेथ हुई है. इंग्लिश लिटरेचर में ये किस फिगर से जाना जाता है? पोएट है, प्ले राइट है, एसिस्ट है, मॉरलिस्ट है, लिटरेरी क्रिटिक है, बायोग्राफर है, एडिटर है, लेक्सिकोग्राफर है. रिलीजियसली ही वॉज अ डिवोट एंग्लिकन भी ये था एंड पोलिटिकली कमिटेड द टोरे पार्टी. टोरे पार्टी कौन सी थी? ये उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी, ये उसका सपोर्ट करने वाला था. और इसकी एज में वो भी मौजूद था, शायद उसका जोनाथन स्विफ्ट का आपने नाम सुना. जोनाथन स्विफ्ट से रिलेटेड अगर आपने कोई उसके बारे में जानना है तो मेरा नाम लिखें और जोनाथन स्विफ्ट लिखें ऐसे और साथ लिखें बायोग्राफी वर्क सर राना. आपको उसकी बायोग्राफी जो है डिटेल मिल जाएगी और इंशाल्लाह भूलेगी भी नहीं. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एंड द नेशनल बायोग्राफी described Johnson as arguably the most distinguished man of the latter in English history. He is a subject of the James Boswell's The Life of the Samuel Johnsons described the Walter Jackson's Bait as the most famous single work of biographical art in the whole of the literature. यानी इसके ऊपर भी लोगों ने फिर लिखा है क्योंकि ये बड़ा प्रोमिनेंट फिगर था. When people began to see the world in different way. अच्छा, ये कुछ करैक्टरिस्टिक हैं इसकी एज की, मैं आपके साथ तेज़ी से डिस्कस करता जाऊंगा, देखती जाएं. ये वो एज है जब लोगों ने दुनिया को नए अंदाज से देखना शुरू कर दिया. ठीक है, रैशनल थॉट्स और रिज्म जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई और रिलीजन इनटू रिलीजन. और उसके बाद पब्लिक स्टार्टेड टू रिजेक्ट द मोनार्की एंड टर्न टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट. यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ लोग आए और डेमोक्रेसी की बातें करने लगे. मोनार्की जो है वो क्या हो रही, वो अब
शिकस्त खा रही है और लोग किसकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की। जब डेमोक्रेसी होती है तो फिर क्या होती है, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी होती है, थॉट है, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी आ गई है, लिबर्टी आ गई है, ठीक है। लोग जो हैं क्रिएटिव हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, बात करते हैं, अपना हक मांगते हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, ये बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। इट्स आल्सो इंट्रोड्यूस द हायर आइडियाज इन द आर्ट, इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर। ये मैं उस एज की बात कर रहा हूँ, जॉनसन की एज। न्यू क्लासिकल लिटरेचर वॉज रिटन बिटवीन द 1660 एंड 1798, यानी ये वो एज है जिसमें 1660 से लेकर तकरीबन 18th सेंचुरी का जो वर्क है वो क्या कहलाता है, न्यू क्लासिकल एज। टाइम ऑफ फॉर्मेलिटी एंड आर्टिफिशियलिटी, दिस इज नोन एज एनलाइटनमेंट पीरियड। इसको एनलाइटनमेंट पीरियड भी कहते हैं, इसको ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं, तब्दीली का पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यू क्लासिकल राइटर ट्राई टू इमिटेट द स्टाइल ऑफ द रोमन ग्रीक्स, वही बात जो मैंने पहले आपको बताई। दिस टाइम पीरियड इज ब्रोकन डाउन इनटू द 3 पार्ट्स, इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। रिस्टोरेशन पीरियड, उसके बाद द ऑगस्टन पीरियड, द एज ऑफ द जॉनसन्स। ऑगस्टन एज किसकी एज थी, पोप की एज। रिस्टोरेशन एज में कौन है ज़्यादा डोमिनेंट, ड्राइडन। यानी सेज को भी आगे डिवाइड किया हुआ, तो इसलिए बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ द एज, न्यू क्लासिकल करेक्टरिस्टिक इंक्लूड द ऑर्डर, लॉजिक, रिस्ट्रेंट, यानी बिल्कुल रूल बाउंड थी, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, हर सूरत आपने उस करेक्टनेस को, हीरोइक कॉपलेट को लाना है। न्यू क्लासिकल लिटरेचर वाज इन द डायरेक्ट ऑपोजिशन टू द प्रीडिसेसर्स, द रेनेसेंस पीरियड, इन कंट्रास्ट टू द रेनेसेंस। अब रेनेसेंस पीरियड से क्या कंट्रास्ट है इसका, न्यू क्लासिसिज्म सॉ मैन इनहेरेंटली फ्लॉड, इंसान के अंदर फ्लॉ है भाई, रूल फॉलो करो। वेयर एज द रेनेसेंस मैन इज बेसिकली गुड, रेनेसेंस जो है वो इंसानों को क्या देखते हैं, वो कहते हैं सब की अटेंशन जो है, सेंटर ऑफ अटेंशन जो है वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ह्यूमनिज्म थी उस वक्त बड़ी प्रोमिनेंट। न्यू क्लासिकल राइटर emphasized restraint and self control, this was and the self control, this was and a self control, this was a time when conservatism flourished in literature। अब इस दौर में कंजर्वेटिज्म ये आया है कि वो पुरानी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। सम पॉपुलर टाइप ऑफ द लिटरेचर इंक्लूड्स टायर्स, लेटर्स, मेलोड्रामा। अगर आपने इस दौर का रिचर्डसन का नावल पढ़ा हो, पमीला, हाँ जी पढ़ा। रिचर्डसन का नावल जो है वो लेटर बेस है, ऐसे लगता है कि लेटर लिख रहा है एक बंदा दूसरे को। अब मिस्टर बी की मदर जो है वो एक फर्म की मालक है और वो चलाती है, ठीक है। उसके यहाँ एक लड़की एक काम करती है, उसका नाम है पमीला। वो पमीला अक्सर अपने पेरेंट को खत लिखती है, लेटर, बार बार, कि वो ये हो रहा है उसके साथ, वो हो रहा है। जो लेटर बेस वर्क जो है वो उस वक्त बड़ा प्रोमिनेंट था। तो मेलोड्रामा, व्हाट इज मेलोड्रामा? हु विल टेल मी व्हाट इज डिफाइन मेलोड्रामा? स्टार का तो हमें पता है, लेटर का भी मैंने बता दिया, ये अक्सर नावल में इस वक्त यूज हो रहा था। मेलोड्रामा क्या है? मेलोड्रामा का मतलब होता है जब एक्सट्रीम इमोशन जो है शामिल की जाती है ड्रामा के अंदर, इमोशन, पैशन, फीलिंग, उसको कहते हैं। बहुत ज्यादा शामिल की जाए तो उसे कहते हैं मेलोड्रामेटिक सिचुएशन, ठीक है, याद रखिएगा। इमिटेशन ऑफ द क्लासिकल फॉर्म्स, आर्टिफिशियल एंड अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, अब देखिए अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी की बात हो रही है, बेलिंडा जैसी औरतों की। Sophisticated sexual behavior, honor come from reputations, not integrity. Style is polite, urban and witty, instructive and ऐसे जैसे कोई बंदा टीच कर रहा है दूसरे को, ऐसे लगता है ना जब पोप को पढ़ते हैं। न्यू क्लासिकल थिंकर emphasize the past as a guide for the present, कि अगर आपने गाइड लेनी है तो पास्ट में जाएं, स्पेशली एंशिएंट ग्रीक में, फिर आपको सही मिलेगा स्टैंड। Most new classical thinkers and writers believed that the humanity remained constant and it was unlikely that any new discoveries or technology would be made, कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी डिस्कवरी नहीं हो सकती, बस जो बना दिया स्टैंडर्ड वो ग्रीको रोमन है, ये ही उनका स्टैंडर्ड था। और अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आप अच्छे राइटर। उस वक्त दौर में ऐसे समझा जाता। एज ऑफ द जॉनसन, अब ये हम जॉनसन की एज में आ रहे हैं, उसमें आ गई है फ्रीडम।
इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी, ये किस में आ गई है? पॉलिटिक्स के अंदर, उस माशरे के अंदर। लोग जो है मोनार्की से जॉनसन की एज में कब किस में आ गए हैं? अब ट्रैवल करके डेमोक्रेसी की तरफ, डेमोक्रेटिक हो गए हैं, एक दूसरे का सोचते हैं, इक्वल राइट पे बात करने लग गए हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी है, इनलाइटनमेंट है, ट्रांजिशन है, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं और गवर्नमेंट अब उनको सपोर्ट कर रही है कि ज़्यादा वर्क करो, ज़्यादा पैसा कमाओ, और ये उस पर वर्क कर रहे हैं। ये है एज ऑफ जॉनसन। अब लिटरेचर भी वैसा ही प्रोड्यूस होगा। सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन जो है लंदन में जो इसने प्रोग्रेस की है, और इसकी फर्स्ट पोएम है लंदन, जो इसने 1738 में लिखी है। और उस वक़्त 73 ये लंदन जाता है, चूँकि ये प्रोग्रेस नहीं कर रहा था, डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। इवन के इसने बुक सेलर का बिजनेस स्टार्ट किया, फादर भी बुक सेलर था। एक विडो से जो इससे बड़ी थी वो उम्र में, एलिज़ाबेथ से शादी कर ली। एलिज़ाबेथ भी एक पुअर लेडी थी, तो उसमें भी इसे अच्छा खासा नुकसान हुआ। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक बुक सेलर का काम किया, वो भी पूरी तरह फ्लॉप हुआ। फिर इसने वर्क किया, इसका एक दोस्त था डेविड गैरिक। डेविड गैरिक ने इसको सपोर्ट किया जब ये लंदन आया, और इसने फिर अपना काम पहला लिखा 1738 में, यानी 1773 में ये लंदन गया है, और 1738 में यानी 1738 में इसने अपना पहली पोएम लिखी। और डेविड गैरिक एक एक्टर था जो इसका दोस्त था, उसने इसको सपोर्ट किया। यानी फाइनेंशियली ये बड़ा वीक था, इसे कुछ पैसे चाहिए थे, उसने इसके पास 3 पैनीज कोई पॉकेट में थे, और उसी से फिर इसने अपना कारोबार स्टार्ट किया, लेकिन इसे अपने आप पे भरोसा था। डॉक्टर जॉनसन के बारे में कहा जाता है कि इसका सबसे प्रोमिनेंट वर्क जो है उसकी डिक्शनरी जो उसने लिखी है, और वो उस वक्त फ्रेंच डिक्शनरी बड़ी प्रोमिनेंट हुई, तो बुक सेलर इसके पास आते हैं, वो कहते हैं कि यार तुम खुद डिक्शनरी लिखो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। वो उसको पैसे पे करते हैं, और वो अच्छी खासी अमाउंट मिलती है। उन्होंने भी 1500 गोल्ड के जो सिक्के हैं, कॉइन्स जो हैं, वो इसको ऑफ़र किए। वो पाकिस्तानी रुपीज़ के 3 करोड़ बनते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी इतने उन्होंने पैसे दिए कि तुम वर्क करो। तो इसने कहा कि मैं जल्दी लिख लूँगा शायद, तो इसको बहुत सारे साल लग गए थे। ही स्टार्टेड दिस वर्क 1747। ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द डिक्शनरी बिकॉज दे वांट टू प्रोड्यूस डिक्शनरी अप टू द लेवल ऑफ द फ्रेंच डिक्शनरी। वो चाहते थे कि फ्रेंच डिक्शनरी के मुकाबले पे वो डिक्शनरी लिखें। जब इसने डिक्शनरी लिखी तो उसकी डिक्शनरी में ये था कि उसने साथ साथ रेफरेंस और उनके मतलब हवाले, कोटेशन वगैरह सारी दिए थे, ये आप देख सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड जो है उसने भी इसको बड़ी सपोर्ट की थी, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड उस वक्त था रॉबर्ट वालपोल। अगर आपने जोनाथन स्विफ्ट का नावल पढ़ा है, जब आप वो जोनाथन स्विफ्ट की ग्लेवर ट्रैवल पढ़ेंगे, जो मैंने जिसके ऊपर बड़ा डिटेल लेक्चर दिए हुए हैं, उसके अंदर मैंने बायोग्राफी उसकी डिस्कस की है, उसमें मैंने रॉबर्ट वालपोल का भी बताया। रॉबर्ट वालपोल उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड। ये डॉक्टर जॉनसन है, ये इसकी पिक्चर मैंने लगाई है। ही इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द जेम बॉसवेल्स द लाइफ ऑफ द सैमुअल जॉनसन डिस्क्राइब बाय द वाल्टर जैक्सन, द मोस्ट फेमस सिंगल वर्क ऑफ द बायोग्राफिकल आर्ट इन द होल ऑफ द लिटरेचर। ही अर्ली वर्क्स इंक्लूड द बायोग्राफी लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड सेविज, द पोएम्स लंडन्स एंड द वैनिटी ऑफ द ह्यूमन विशेज एंड दीज लाइक दैट। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ा राइटर आता है जो इसी की एज का है, यानी बाकी तो सारे इसके लेवल के राइटर नहीं थे, छोटे राइटर थे, लेकिन ये एक बड़ा राइटर था जॉनसन एज का, इसलिए इसकी यानी पूरी एज इसके नाम से जानी जाती है। उस वक्त एक राइटर था ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ को लोग इतना लाइक नहीं करते थे, लेकिन ये उसको बड़ा सपोर्ट करता था। सैमुअल जॉनसन के बारे में कहा जाता है कि ये बड़ा खड़ूस किस्म का आदमी था, लोग इसको लाइक नहीं करते थे, लोगों के साथ इतना फ्री नहीं होता था, लेकिन ओलिवर क्रॉमवेल के साथ इसकी बड़ी गहरी दोस्ती थी, एक दूसरे को जोक भी क्रैक करते थे। तो इस तरह ओलिवर गोल्डस्मिथ जो है वो यानी 10 नवंबर 1728 और 4 अप्रैल 1774 उसकी लाइफ है। आयरिश नॉवलिस्ट था, प्ले राइट था,
पोएट था और बेस्ट नोन फॉर द नावल्स, ठीक है। वेकफील्ड, विकर्स ऑफ विकर्स ऑफ वेकफील्ड 1766 के लिए बड़ा जाना जाता है। पेस्ट्रोल पोएम्स, डिजर्टेड विलेज 1770 में 1770 में लिखी है। इज प्लेयर गुड नेचर्ड मैन 1768 में लिखी है। और इस तरह की शी स्टूप्स टू कनकर्स 1771 में लिखी है। फर्स्ट परफॉर्म इन 1772। यानी ये एक ऐसा राइटर है जो आयरिश है, प्ले राइट है, और ये बड़ी दोस्ती थी इसके साथ, और दोनों जो है एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात में थे, और ये उसको बड़ा सपोर्ट करता था। इसकी एक प्रोमिनेंट इसका वर्क है जो वेलकम बैक। Welcome back. A student friend follower, you're listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0305631964. A student, you must subscribe our channel, the ESL Academy, to learn linguistic and literature. We are talking about Johnson, Dr. Johnson and Oliver Goldsmith. हम ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि फ्रेंड थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक उनका बड़ा प्रोमिनेंट वर्क है ओलिवर गोल्डस्मिथ का, डिजर्टेड विलेज, पोएम बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। आप ये पढ़िएगा। एक और है एलिजी ऑन द मैड डॉग, बड़ी मशहूर है इसकी। एलिजी ऑन मैड डॉग जो है वो भी ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखी थी। ये भी जॉनसन की एज का राइटर है। 1770 में इसने इसको पब्लिश करवाया है। क्या नाम है? डिजर्टेड विलेज। ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। पेस्टोरल सीन है इसके अंदर। पेस्टोरल सीन क्या होता है? जिसमें विलेज की लाइफ दिखाई है। अपोथिक्री जो है इसका भी इसने वर्क किया है असिस्टेंट का। और द ट्रैवलर पॉइंट्स, द वीकर्स ऑफ द वेकफील्ड नावल्स, ये इसका नावल है। और कलेक्शन ऑफ ऐसे, द सिटीजन ऑफ द वर्ड बुक ऑफ ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये इसने एक कलेक्शन ऑफ ऐसे लिखे हैं। द सिटीजन ऑफ द वर्ड बुक बाय द ओलिवर गोल्डस्मिथ, इसके अंदर उसके कलेक्शन ऑफ ऐसे हैं। द ट्रैवलर्स एंड ट्रैवलर पोइम्स एंड द वीकर्स ऑफ द वेकफील्ड, ये पोइम द ट्रैवलर बड़ी मशहूर है, और द वीकर ऑफ द वेकफील्ड। और एक बात और याद रखें, एलिजी ऑन मैड डॉग भी इसने लिखी है, और डिजर्टेड विलेज भी इसने लिखी है। हिज स्टार्टिंग वर्क वॉज नॉट मेच्योर्ड एनफ, इसके स्टार्टिंग वर्क जो है वो मेच्योर नहीं थे। ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक तो गैम्बलिंग खेल, जुआ खेलने का इन्हें बड़ा शौक था। पैसा जो खेलते अपने जुआ में और इसमें उड़ा देते, और इसलिए ये अपनी अर्ली लाइफ में बड़ी इमेच्योर वर्क करता रहा। तो लेटर इसका वर्क जो है वो मेच्योर हुआ है, लेकिन अर्ली जो वर्क था वो बुरी तरह मुतासर था, इतना अच्छा नहीं था।
Welcome back. He traveled throughout the Europe and learned a lot of new experience and wrote two works from his experience. अच्छा, ये जो वर्क है इसने अपनी ज़िंदगी में बड़ा ट्रैवल किया और उस ट्रैवल के दौरान ओलिवर गोल्डस्मिथ ने, I hope I am audible and assignment is also audible. You are listening to me. So let's see. ओलिवर गोल्डस्मिथ ने क्या किया कि पूरे यूरोप का ट्रैवल किया। उस ट्रैवल की वजह से इसका नॉलेज जो है बड़ा, कहते हैं ना, जिसने ट्रैवल ज़्यादा किया उसके एक्सपीरियंस ज़्यादा होते हैं।